नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। 26 नवंबर ये तारीख हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को बदलने वाली तारीख है। नई दिल्ली में आज 3 अलग अलग लोकेशंस पर संविधान दिवस को लेकर कार्यक्रम हुए। एक संसद में हुआ जहां पर राष्ट्रपति थी, नरेंद्र मोदी थे, राहुल गांधी थे। दूसरा कार्यक्रम तालकटोरा स्टेडियम में हुआ जहां राहुल गांधी मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे। और तीसरा कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट में हुआ जहां प्राइम मिनिस्टर मोदी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। पहले कार्यक्रम में मोदी ने कुछ नहीं कहा, दूसरे में राहुल गांधी ने हंगामा खड़ा कर दिया और तीसरे प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी ने इशारों इशारों में राहुल गांधी की असलियत बता दी। 4 जून के बाद राहुल हरियाणा हारे, महाराष्ट्र हारे, लेकिन फॉर्मूला नहीं बदल रहे हैं। 4 जून को नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं हारे, उस दिन भी मोदी ही जीते, लेकिन इसके बाद मोदी ने अपना अंदाज बदला, फॉर्मूला बदला, डायलॉग बदले और राहुल को हरियाणा में हराया, महाराष्ट्र में भी हराया। और अभी तो सिर्फ नवंबर का महीना है, दिल थाम कर आप दिसंबर का इंतजार कीजिए। कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उम्मीद न राहुल को है, न अखिलेश को है और न ओवैसी को है। अगर आप उसका ट्रेलर देखना चाहते हैं तो यह रिपोर्ट देखिए। क्या दिसंबर में मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं? अगर हां, तो आखिर ऐसा क्या करने वाले हैं? मोदी ने इसके 2 संकेत दिए हैं। पहला संकेत 71 घंटे पहले 23 नवंबर को दिया। दूसरा संकेत 26 नवंबर मंगलवार की सुबह संविधान दिवस वाले दिन दिया। यहाँ तो इशारा ही करना होता है, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है। तो इशारा ही करना होता है, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है। मोदी ने यह संकेत राहुल के सामने दिया, खड़गे के सामने दिया, इंडी अलायंस के सामने दिया। महाराष्ट्र की चुनावी जीत के बाद यह पहला मौका था जब मोदी और राहुल एक फ्रेम में दिखाई दिए। मोदी के हाथ में संविधान की प्रस्तावना की कॉपी थी, राहुल के हाथ में, खड़गे के हाथ में संविधान की प्रस्तावना की कॉपी थी। सबने संविधान की प्रस्तावना की शपथ ली। वही संविधान जिसे हाथ में लहरा लहरा कर राहुल गांधी दिन रात सुबह शाम मोदी को कोसते हैं, मोदी को संविधान विरोधी कहते हैं। ये हिंदुस्तान का संविधान है। गारंटी देकर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इस किताब को नहीं पढ़ा है, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी ने ये किताब पढ़ी होती तो वो जो रोज करते हैं वो नहीं करते। इसमें सावरकर जी की आवाज है क्या? कहीं लिखा है कि हिंसा का प्रयोग करना चाहिए? इसमें कहीं लिखा है कि किसी व्यक्ति को मारना चाहिए, डराना चाहिए, काटना चाहिए? इस किताब में लिखा है कि झूठ का प्रयोग कर कर सरकार चलानी चाहिए? मुझे दिखा दो कहां लिखा है इसमें। यह वही संविधान है जिसका पोस्टर बनाकर राहुल जय संविधान का नारा लगाते हैं। यह वही संविधान है जिसके पीछे छिपकर राहुल की पार्टी और इंडी अलायंस मोदी के खिलाफ फॉल्स नैरेटिव बनाता है। हर रोज नए नए हथकंडे अपनाता है, संविधान खतरे में है वाला शोर मचाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो मन विधान से चलना चाहते हैं, संविधान से नहीं। वो रोजाना संविधान की धज्जियां उड़ाती है। ये लोग चाहते हैं कि दंगा, हेट्रेड, नफरत फैलाओ, हिंदू मुसलमान दंगा किसी भी कीमत पे कराओ। कोई सुन ही नहीं रहा है, तो एक जन आंदोलन के सिवा दूसरा रास्ता ही नहीं है। हर कीमत पर संविधान को बचाएंगे। संविधान का शपथ लेने से काम नहीं चलेगा, दिल से उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ये भाजपा, भारतीय जनता वाले लोग नहीं चाहते हैं कि अब देश संविधान से चले। ये सरकार तो लोगों को जात के नाम पर, वर्ग के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर प्रताड़ित कर रही। जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं है। हमें संविधान बचाना चाहिए, हमें देश बचाना चाहिए। हमारे धार्मिक कृत्यों को रोकने की सारी साजिशें की जा रही हैं। वक्त बिल ला करके हमें बर्बाद करने की साजिश की जा रही है। हो क्या रहा है भाई? ये वही संविधान है जिसके दम पर कांग्रेस जब किसी राज्य में चुनाव जीत जाती है तो ईवीएम पर चुप बैठ जाती है, और जब कहीं हार जाती है तो ईवीएम पर सवाल उठाती है। महाराष्ट्र की जनता ने कांग्रेस को नकारा, महाअघाड़ी को नहीं स्वीकारा, तो अब राहुल की पार्टी ईवीएम पर गुस्सा उतारने जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर बैलेट पेपर से चुनाव वाली यात्रा निकालने जा रही है। ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट। उनको
वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने हैं, वहां ले जाके रख लेने दो। हमको बस पेपर पे करो और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। संविधान दिवस वाले दिन राहुल की पार्टी के अध्यक्ष ईवीएम पर सवाल खड़े करके चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को अंडरमाइन करते हैं, फिर भी संविधान करते हैं। लेकिन जिस दिन खड़गे ने बैलेट पेपर वाला राग अलापा, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर एक पीआईएल को खारिज किया और विपक्ष के एजेंडे को धाराशाही कर दिया कि जब विपक्ष जीत जाता है तो ईवीएम से छेड़छाड़ की बात नहीं करता और जब विपक्ष हार जाता है तो ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाता है। अब प्रधानमंत्री मोदी इसी संविधान के दम पर विपक्ष के हिडन एजेंडे की पोल खोलने वाले हैं, कुछ बड़ा करने वाले हैं। मोदी ने तय कर लिया है, इंडी अलायंस को वार्न कर दिया है और साफ साफ संकेत दे दिया है कि देश संविधान से चलेगा, ईवीएम वाले फॉल्स नैरेटिव से नहीं, कांग्रेस की तुष्टीकरण और वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स से नहीं। अब आप सोचेंगे कि मोदी आखिर ऐसा क्या करने वाले हैं, तो इसका जवाब है वक्फ संशोधन बिल, जिसे संसद के शीतकालीन सत्र में लाया जाना था। सूत्रों के मुताबिक वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की 500 पन्नों की ड्राफ्ट रिपोर्ट रेडी है, लेकिन संसद के शीतकालीन सत्र में यह बिल पेश होने की संभावना कम है, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी का टर्म एक्सटेंड कर दिया गया है। अभी और काम होना बाकी है, मगर उससे पहले ही बहुत बड़ी प्लानिंग हो चुकी है। एक ऐसी प्लानिंग जिसके बाद देश में स्ट्रीट प्रोटेस्ट की स्क्रिप्ट लिखी गई है। प्रधानमंत्री मोदी पर हिट जॉब का प्लान बना है। देश विरोधी ताकतों ने अपनी अपनी लॉबी को अभी से एक्टिवेट कर दिया है। हिंदुस्तान में सिविल अनरेस्ट पैदा करने की साजिशें शुरू हो चुकी हैं। मुसलमानों को अभी से इकट्ठा किया जाने लगा है। आने वाले दिनों में क्या क्या किया जाएगा, देश को कैसे हिंसा की आग में झोंका जाएगा, दिल्ली पर कैसे कब्जा किया जाएगा, सबकी पटकथा लिख ली गई है। पहले आपको इसका एक टेप दिखाते हैं, बाकी वीडियो आगे दिखाएंगे। आज हमारे दीन को और मजहब को ललकारा जा रहा है, तो मेरे अजीजों और दोस्तों और इस्लाम के जाननिसार नौजवानों, आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आपको ये पैगाम देना चाहता है और ये आवाज़ दे रहा है कि आप उसकी आवाज़ पर, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आपको ये पैगाम दे कि बेंगलोर ही नहीं कर्नाटक की तमाम सड़कों को जाम कर दिया जाए, तो आप उसके लिए तैयार हो? अगर आपको ये पैगाम दे कि आपके बेंगलोर की असेंबली का घेराव करना है, कलेक्ट्रेट का घेराव करना है, उसके लिए आप तैयार हो? इंशाअल्लाह। अगर आपसे ये कहा जाए कि नहीं, इस पर बात नहीं बनेगी, आपको दिल्ली पहुंचना है और दिल्ली के पार्लियामेंट का घेराव करना है और वहां के रोड को जाम करना है और वहां जाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाना है, तो मेरे दीन के मतवालों ये बतलाओ, तुम उसके लिए तैयार हो? अपने अपने हाथों को उठाकर बतलाएं, इंशाअल्लाह। दिल्ली पर कब्जा करके संसद को घेरने वाली ये बोली भले ही मौलानाओं और मुफ्तियों की हो, लेकिन हो ना हो, स्क्रिप्ट राहुल गांधी और उनकी पार्टी की ही है। मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग वक्फ संशोधन बिल पर मोदी के साथ है। वो मोदी के फैसले का स्वागत भी कर रहा है, चुनावों में मोदी को वोट भी दे रहा है। इसका एक एग्जाम्पल महाराष्ट्र का चुनाव है। महाराष्ट्र के चुनाव में जिन सीटों पर मुसलमानों की आबादी 20% या उससे ज्यादा है, वहां अकेले बीजेपी ने 14 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस इनमें से सिर्फ 5 सीटें ही जीत पाई। इतना ही नहीं, सीएसडीएस के पोस्ट पोल एनालिसिस से पता चलता है कि इस बार महाराष्ट्र में 22% मुसलमानों ने महायुति को वोट दिया। यानी महाराष्ट्र में साफ साफ दिखा है कि राहुल और राहुल की पार्टी का मुस्लिम वोट धीरे धीरे खिसक रहा है।
मोदी की ओर शिफ्ट हो रहा है। इसलिए नए प्लान के मुताबिक वक्फ के नाम पर और ईवीएम के नाम पर अभी से शोर मचाया जाने लगा है। मुसलमानों को भड़काया जाने लगा है। एक नया प्रोपेगेंडा फैलाया जाने लगा है। इस देश का मतदाता जो अपना वोट लेकर के जाता है, बाद में अगर उसको चुनावी प्रक्रिया पे भरोसा नहीं है तो फिर चुनाव का मतलब क्या है। महाराष्ट्र में जिस तरह से गड़बड़ी की खबरें देश के सामने आ रही हैं, गांव ने पूरे के पूरे वोट दिए और पता चला है कांग्रेस को ईवीएम से एक भी वोट ही नहीं निकल रहा है, धुले की घटना है। इस तरह की घटनाएं हम लोगों के सामने आ रही हैं। तो अगर आज कांग्रेस प्रेसिडेंट ने यह बात कही है कि इसके खिलाफ एक बड़ी मुहिम की जरूरत है, तो पार्टी जरूर सोचेगी। और बाकी राजनीतिक दलों का भी मेरा आह्वान है कि ईवीएम के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़िए। इसमें कहीं लिखा है कि किसी व्यक्ति को राहुल और राहुल की पार्टी संविधान तो करती है, लेकिन सहूलियत की राजनीति करते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल देखिए। व्यक्ति को मारना चाहिए। ये वही राहुल गांधी और उनकी पार्टी है जो दिन रात वीर सावरकर को कोसा करती थी। झूठा, कायर, मक्कार, गद्दार। कांग्रेस वीर सावरकर के लिए क्या क्या नहीं लिखा करती थी। सावरकर समझा क्या, नाम राहुल गांधी है, ऐसे ऐसे पोस्ट कांग्रेस की टाइमलाइन पर घुमा करते थे। महाराष्ट्र चुनाव के वक्त वोटों के चक्कर में राहुल ने एक बार भी वीर सावरकर का नाम नहीं लिया। मोदी ने बाकायदा चैलेंज भी दिया कि अगर हिम्मत है तो एक बार वीर सावरकर की जय बोलकर दिखाएं राहुल गांधी, लेकिन राहुल ने वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। और अब जैसे ही महाराष्ट्र के नतीजे आए, जैसे ही कांग्रेस 16 सीटों पर सिमटी, राहुल ने संविधान की आड़ में छिपकर वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी शुरू कर दी। शब्दशः वही हुआ जिसका अंदेशा मोदी ने जताया था। मैंने दूसरी चुनौती वीर सावरकर जी को लेकर के दी थी। कांग्रेस के नेतृत्व ने लगातार पूरे देश में वीर सावरकर का अपमान किया है, उन्हें गालियां दी है। महाराष्ट्र में वोट पाने के लिए इन लोगों ने टेम्पररी वीर सावरकर जी को जरा टेम्पररी गाली देना उन्होंने बंद किया है। इसको हम संविधान कहते हैं और इसको किताब का फॉर्म दे रखा है, मगर ये एक किताब नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें सावरकर जी की आवाज है क्या? 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 महाराष्ट्र चुनाव में सावरकर पर राहुल चुप रहे। नतीजे आते ही दिल्ली में सावरकर पर उल्टी सीधी बातें बोलने लगे। मोदी को टारगेट करने के लिए राहुल और उनकी पार्टी यही हिट एंड रन वाली पॉलिटिक्स करती है, और अब यही हिट एंड रन वाली स्ट्रैटेजी 2025 में भी चलेगी। मोदी ने संविधान दिवस वाले दिन इशारों इशारों में राहुल की इसी हिट एंड रन वाली पॉलिटिक्स की पोल खोल दी। राहुल संविधान के नाम पर फॉल्स नैरेटिव बनाकर कैसे देश को गुमराह कर रहे हैं, मोदी ने यही बात कैमरे पर कह दी। मैं अपनी बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के शब्दों के साथ समाप्त करना चाहूंगा। 26 नवंबर आज के ही दिन 1949 में संविधान सभा में अपने समापन भाषण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, भारत को आज ईमानदार लोगों के एक समूह से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, जो अपने हितों से आगे देश का हित रखेंगे। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वप्रथम की यही भावना भारत के संविधान को आने वाली कई सदियों तक जीवंत बनाए रखेगी। संविधान ने मुझे जो काम दिया है, मैंने उसी मर्यादा में रहने का प्रयास किया है। मैंने कोई एंक्रोचमेंट की कोशिश नहीं की है, क्योंकि संविधान ने मुझे वो काम कहा, इसलिए मैंने अपनी मर्यादाओं को संभालते हुए अपनी बात को रखा है।
यहाँ तो इशारा ही करना होता है, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है। इस बीच मोदी को टारगेट करने का एक नया ठेका उन मौलानाओं और मुफ्तियों को भी सौंपा गया है जो मजमा लगाकर एक नया एजेंडा चलाने लगे हैं। मुसलमान की तादाद कितनी है झारखंड के अंदर? इसका एक सैंपल बिहार में दिखा, जहां मौलाना अरशद मदनी गए तो थे अपनी तकरीर करने, लेकिन वहां जाकर कांग्रेस वाली सियासी स्क्रिप्ट पढ़ने लगे। जो एक महीना झारखंड के अंदर रात और दिन तकरीरें मुसलमान के खिलाफ करता रहा, वहां मुसलमानों का नाम लेकर उनके खिलाफ बोलने वालों का मुंह काला हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझो, सिर्फ यही मतलब नहीं है कि वो तकरीरें की और तकरीरें करके चले गए। इसका मतलब ये है कि वो रात और दिन मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे थे। झारखंड के सिर्फ हिंदू नहीं, हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर इस तहरीक और इस सियासत को थूक दिया उसके ऊपर। इलेक्शन के अंदर बीजेपी की नाकामी वो सिर्फ मुसलमान के हिस्से में नहीं लिखी जाएगी। मुसलमान की तादाद कितनी है झारखंड के अंदर? इसका मतलब ये है कि नफरत की इस सियासत को झारखंड के हिंदू और मुसलमान ने थूक दिया, उसके ऊपर कबूल नहीं किया। मोदी विरोधियों का प्लान सिंपल है। राहुल दिल्ली में संविधान की लाल कॉपी दिखाएंगे और बेंगलुरु में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मजमा लगवाकर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुसलमानों को सड़कों पर उतरने के लिए दिल्ली कूच करने के लिए उकसाएंगे। यह प्रयोग अचानक शुरू नहीं हुआ, हंगामा तो कई महीनों से चल रहा है। फर्क सिर्फ यह है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की चुनावी हार के बाद इसमें तेजी आ गई है। बड़े बड़े उतार चढ़ाव आए और आज भी मिल्लत इस्लामिया का ये वक्त बड़े सख्त तरीन दौर से गुजर रहा है। इस माना में कि इस आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का मुसलमान जिन जुल्म सितम को बर्दाश्त कर रहा है, हजारों फसादों को झेला, बेरोजगारी को बर्दाश्त किया, हर मैदान में उसको पीछे ढकेलने की साजिशों को झेला, लेकिन आज हमारे दीन को और मजहब को ललकारा जा रहा है कि अगर आप खुद ये तहिया कर लें और फैसला कर लें कि हमारी जान चली जाए, हमारा माल चली जाए, हमारी इज्जत चली जाए, लेकिन हम इस चिराग दीन मतीन के चिराग को अपने जिंदगी अपने सीने के अंदर हमेशा साथ में रखेंगे, हिफाजत करेंगे और जाएंगे तो इस सीने में ईमान की चिंगारी लेकर दफन होंगे। और यह प्रयोग सिर्फ एक लोकेशन पर नहीं हो रहा, हर उस राज्य में मुसलमानों को मोबिलाइज किया जाने लगा है जो राज्य 2025 में या अगले कुछ सालों में चुनाव में जाने वाले हैं। इन सभी राज्यों में वक्फ के नाम पर, बंटोगे तो कटोगे के नाम पर, संविधान खतरे में है के नाम पर फिर से मुसलमानों को मोदी के खिलाफ उकसाने का और बहकाने का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। हेट स्पीच का टेप रिकॉर्डर बजने लगा है। तारीख इस बात की गवाह है कि इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने वाली ताकतें मिटती गईं और इस्लाम आज भी जिंदा है और जब तक चांद सूरज रहेगा इस्लाम बाकी रहेगा। मेरे दोस्तों और साथियों, हालात यकीनन परेशान कुन हैं, मगर आपका काम हालात से घबराना नहीं है, आपका काम हालात के रुख को मोड़ देने का है। वो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, मैं भी कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों सब एक हो जाओ। जब इस मुल्क में रहने वाले सब एक हो जाएंगे तो फिरका परस्तों का मुंह काला होगा और ये मुल्क अमन और अमान का गहवारा बनेगा। आज मुल्क को बांटने के लिए, आज मुल्क को तकसीम करने के लिए नई नई कोशिशें हो रही हैं कि जिसकी मिसाल दुनिया की कोई कौम पेश नहीं कर सकती। आज
हमारे बुजुर्गों के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को, आईन को बदलने की कोशिश हो रही है। याद रखो, जब तक इस मुल्क का सेकुलर आईन बाकी रहेगा उस वक्त तक ये मुल्क मुत्तहिद रहेगा, और जब मुल्क का सेकुलर आईन खत्म हो जाएगा तो ये मुल्क भी टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। और आओ हम तय करें कि हम अपने बुजुर्गों के बनाए हुए सेकुलर आईन को तब्दील करने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। राहुल की इस नई स्ट्रेटजी का विरोधियों की नई साजिश का रहस्य मोदी को पता चल चुका है और अगले कुछ दिनों में नए साल से पहले कुछ भी बड़ा हो सकता है। संभल में रविवार को हुई हिंसा के बाद अब हालात नॉर्मल होने की तरफ हैं। स्कूल कॉलेज खुल गए हैं, बाजार खोल दिए गए हैं, लेकिन पुलिस और पैरामिलिट्री तैनात है। एहतियातन इंटरनेट अभी भी बंद है। इस बीच पुलिस लगातार सीसीटीवी और ड्रोन फुटेज खंगाल रही है। उन दंगाइयों की तलाश कर रही है जिन्होंने संभल में आग लगाई, क्योंकि आज जो नई तस्वीरें जारी हुई हैं उनमें साफ दिख रहा है कि दंगाई पूरी तैयारी से आए थे। अब तक संभल हिंसा में 7 एफआईआर दर्ज हुई हैं। 2750 लोगों को आरोपी बनाया गया है। स्थानीय सांसद और विधायक के बेटे का नाम भी है। संभल को आज एक बार फिर भड़काने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन संभल संभला कैसे, किसने संभाला, ये सारी जानकारी इस रिपोर्ट में है। क्या इंडिया ब्लॉक के हाथ से मुसलमान छूट रहा है? जो आखिरी वोट बैंक था वो भी टूट रहा है। क्या संभल में जो दंगा हुआ उसके पीछे मुसलमानों की आपसी लड़ाई थी? अगर हिंदुस्तान का मुस्लिम समुदाय हिंदुस्तानी मुसलमान वर्सेस विदेशी मुसलमान में बंट गया तो क्या होगा? अगर हिंदुस्तानी मुसलमान तुर्क वर्सेस पठान में बंट गया तो क्या होगा? क्या संभल में जो हुआ वो कुंदरकी उपचुनाव हारने की बेचैनी थी? संभल के दंगे में 4 लोगों की मौत के बाद अब ऐसा ही मातमी सन्नाटा है। स्थानीय सांसद और विधायक पर एफआईआर हो चुकी है। सैकड़ों अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है, लेकिन पुलिस की जांच में एक महत्वपूर्ण बात निकल कर आ रही है, जिसने संभल से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक इंडिया ब्लॉक के नेताओं को टेंशन में ला दिया है। यूपी पुलिस की जांच में एक ऐसी बात पता चली है जिससे मुस्लिम वोटों की सियासत करने वाली पार्टियां घबराई हुई हैं। और खबर यह है कि संभल में जो कुछ भी हुआ वहां के स्थानीय विधायक और सांसद के बीच वर्चस्व की जंग का नतीजा था। सांसद तुर्क हैं जबकि विधायक पठान हैं। हम फिर बता दें कि यह सारी जानकारी सूत्रों के मुताबिक पुलिस की जांच से निकल कर आ रही है। विस्तार से समझिए कि क्या कहा जा रहा है। अब तक की जांच में संभल हिंसा के पीछे वर्चस्व की लड़ाई का एंगल सामने आया है। संभल में मस्जिद सर्वे की आड़ में तुर्क और पठान मुसलमानों के बीच वर्चस्व का खूनी खेल खेला गया। एसपी सांसद जियाउर रहमान तुर्क हैं और विधायक इकबाल महमूद पठान हैं। सूत्रों की माने तो यहां एसपी सांसद जियाउर रहमान और विधायक इकबाल महमूद अंसारी के बीच में पुरानी लड़ाई चली आ रही है। 24 नवंबर को दोनों के बीच में सर्वे की आड़ में खूनी जंग हुई। इस दौरान तुर्क समर्थकों ने पठान समर्थकों पर गोली चलाई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले सभी 4 लोग विधायक के समर्थक थे। ऐसा ही दावा यूपी सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल ने भी किया है, जिसके बाद इस थ्योरी को और ज्यादा बल मिला है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि संभल की जो घटना हुई, जो दंगा कराने की कोशिश करी गई, वो 2 पक्षों के समर्थक थे। एक सांसद पक्ष के समर्थक थे, एक विधायक पक्ष के समर्थक थे। दोनों ही समाजवादी पार्टी के नेता हैं, दोनों ही एक संसद में है, एक विधानसभा में है। और ये उनके वर्चस्व की लड़ाई लगातार देखने को मिली है कि कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा। और ये वर्चस्व की लड़ाई का ही ये नतीजा है कि संभल में ये घटना हुई। उनके दोनों समर्थक आपस में भिड़े, वहाँ पे गोलियां चली, वहाँ पे पत्थरबाजी हुई और जो दंगा कराने का प्रयास किया गया वो इन दोनों के समर्थकों द्वारा ही कराया गया।
मुस्लिम समाज से ही दोनों लोग आते हैं। कहा जा रहा है कि जो लड़ाई है वो शायद एक समाज और दूसरे समाज की बताई जा रही है। कौन छोटा है कौन बड़ा है इसकी बताई जा रही है। ये तो इतिहास है कि वहाँ पे जो ये दो समाज के लोग हैं वो आपस में टकराते रहे हैं और लगातार उनके वर्चस्व की लड़ाई में वहाँ पे माहौल को खराब करने का हमेशा प्रयास किया गया है। तो समाज और दूसरे समाज की आप बात कर रहे हैं। मैं देखिए, एक जो आपको भी पता है कौन किस समाज से आता है और कौन वर्चस्व की लड़ाई में अपने आप को आग सिद्ध करना चाहता है। संभल के राजनीतिक समीकरण भी समझ लीजिए, क्योंकि इन्हें जाने बिना ये विवाद समझ में नहीं आएगा। ये सीधा सीधा अगड़े और पिछड़े मुसलमानों के बीच का मामला है। संभल में तुर्क मुसलमानों की तादाद 1.5 लाख है, जबकि 6 लाख के करीब पसमानदा यानी कि पिछड़े मुस्लिम हैं। 3.5 लाख के करीब पठान मुसलमान हैं, यानी संख्या बल के हिसाब से पठान और पसमानदा मुसलमान ही ताकतवर हैं। लेकिन इसके बाद भी संभल में लगातार सांसद तुर्क ही रहा है। ये भी इस दुश्मनी की बड़ी वजह मानी जाती है। संभल के मौजूदा विधायक इकबाल महमूद समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं। 1996 से लेकर अब तक लगातार 7 बार से विधायक बनते आए हैं, जबकि संभल की लोकसभा सीट से बर्क फैमिली सांसद बनती रही है। 2009 और 2019 में शफीकुर रहमान बर्क सांसद बने। उनके इंतकाल के बाद समाजवादी पार्टी ने टिकट उनके पोते जियाउर रहमान बर्क को दिया, जो चुने भी गए। कहा जाता है कि बर्क के इंतकाल के बाद इकबाल महमूद ने खुद के लिए लोकसभा का टिकट मांगा था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जिसकी नाराजगी थी। तो नाराजगी की एक वजह तो ये रही, लेकिन दूसरी वजह हाल ही में कुंदरकी में हुआ उपचुनाव भी था। कुंदरकी सीट संभल जिले में ही आती है। कुंदरकी से जियाउर रहमान विधायक थे। सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हो गई, तो इकबाल महमूद ने कुंदरकी से पठान उम्मीदवार की डिमांड की, लेकिन वो भी नहीं मानी गई। समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में कुंदरकी से फिर तुर्क उम्मीदवार हाजी रिजवान को टिकट दिया। अब ये कहा जा रहा है कि स्थानीय पसमानदा मुसलमान इसी वजह से नाराज थे और उन्होंने इसीलिए चुनाव हरा दिया, क्योंकि संख्या बल में पसमानदा मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी। कुंदरकी में कुल 3,83,500 वोटर हैं, जिनमें से 1.5 लाख हिंदू हैं और 2.5 लाख मुसलमान। मुसलमानों में भी तुर्क 32,000, शेखजादा 60,000, पठान 5,000 और पसमानदा मुसलमान 1,40,000 हैं। मुसलमान यहां तुर्क को टिकट दिए जाने से नाराज थे, जिसकी वजह से मुस्लिम उम्मीदवार होते हुए भी समाजवादी पार्टी बुरी तरह से हारी। बीजेपी के उम्मीदवार रामवीर सिंह 1,44,791 वोटों से जीते। सोचिए, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हाजी रिजवान को कुल 25,580 वोट ही मिल पाए, यानी बस तुर्कों ने ही वोट दिया, बाकी पसमानदा मुसलमानों का वोट बीजेपी को चला गया। अब अगर ऐसा ही यूपी की बाकी सीटों पर भी होने लगा, तो मुस्लिम वोटों की सियासत करने वाले क्या करेंगे? उनकी तो पॉलिटिक्स ही खत्म हो जाएगी। इन्हीं मुसलमान वोटों की बदौलत तो अखिलेश यादव ने लोकसभा में बीजेपी को इतनी कड़ी टक्कर दी। अब अगर मुस्लिम वोट भी निकल जाएगा तो अखिलेश यादव क्या करेंगे? वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। सर्वे जब एक बार हो चुका था, फिर दोबारा सर्वे क्यों करना? और अगर दोबारा सर्वे भी करना था तो आपस में बैठ करके बातचीत की जा सकती थी। बातचीत कर करके जो बातें रह गई थी उनका दोबारा सर्वे कराया जा सकता था। सर्वे के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जिस तरह का सर्वे करते समय जो टीम के पीछे नारे लगा रहे थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या सर्वे के साथ और सर्वे टीम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो भड़का रहे थे? क्या उनके पास ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उनको गिरफ्तार किया गया? क्या उनको जेल भेज दिया गया? विपक्ष न जाए वहां पे। वहां पर जो लोग परेशानी और तकलीफ में हैं, उनकी बात न सुन पाए, इसलिए इंटरनेट बंद है। वहां पर कोई जा नहीं सकता है। हमारे दो लीडर ऑपोजिशन हैं, दोनों हाउस के, दोनों जाना चाहते हैं आज, लेकिन दोनों को जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर हम भी यहां से चल दें, मान लीजिए अभी गेट बंद कर देंगे हमारे, क्या पुलिस की भाषा हमने नहीं सुनी? क्या कोई इस तरह की गाली गलौज दे सकता है? ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर सच्चे संविधान पे चलने वाले लोग हैं तो ऐसे अधिकारी जो गाली दे रहे थे उनको टर्मिनेट कर देना चाहिए। हालांकि संभल के विधायक और उनके बेटे इस केस को अगड़े वर्सेस पिछड़े मुसलमानों की लड़ाई मानने से इनकार कर रहे हैं और इसे मेन मुद्दे से भटकाने वाली साजिश बता रहे हैं। तुर्क हैं और पठान हैं, उनके बीच में आपसी रंजिश थी और वर्चस्व की लड़ाई। ये तो आपकी अपना लेख है, हम में कोई डिफरेंस नहीं, हम सब एक हैं और संभल की जनता के लिए जवाबदेह हैं। संभल की जनता को हर परेशानी से बचाने का हम दोनों का प्रयास था, रहेगा।
हमेशा रहेगा। एक आखिरी सवाल, नितिन अग्रवाल हैं, एमओएस हैं, कैबिनेट मंत्री हैं राज्य सरकार में, वो भी यही बात कह रहे हैं। बाकायदा उन्होंने जो है ना इस बात को ट्वीट किया और ट्वीट करके ये कहा कि यहाँ पे सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। साफ कहा कि संभल की आगजनी और हिंसा वर्चस्व की राजनीति का नतीजा है। तुर्क पठान विवाद न केवल शांति भंग की बल्कि आम लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए। वो आप कार्य मंत्री हैं, पता नहीं वो इसमें थे या नहीं थे, मुझे नहीं कह सकता। तो आपके समर्थक बताए कि ज़्यादा जो है उग्र हुए और उनके बर्क साहब के समर्थकों पर हावी हुए। ये तुर्क और पठान वाला पूरा एक एंगल इसमें आ गया। वर्चस्व बात चल रही है जामा मस्जिद की, न जाने कौन सी चीज़ें ला रहे हैं। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है, मैं इनका कंडेम करता हूँ। ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए। ये हमारे लिए बहुत घटिया बात होगी। इस पर बात करना, जिक्र करना इन चीज़ों का ऑन कैमरा, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत बात की आती हैं। पहले लिए हमारे लिए मस्जिद है और शहर का अमन अमान है, आपस में भाईचारा है, उस पर हम बात करेंगे, ना कि ये बेवजह की बेतुकी बातों पर हम बात करेंगे, क्योंकि इसका कोई आधार नहीं है। ये सब निराधार बातें। भले ही अभी विधायक और उनके बेटे इसे वर्चस्व की जंग मानने से इनकार कर रहे हों, लेकिन हकीकत यह है कि 24 तारीख की हिंसा में संभल में सैकड़ों मुसलमानों की भीड़ को भड़काया गया, जिसके बाद वहां पुलिस के साथ हिंसक झड़पें हुई और अब इसके नए वीडियो सबूत भी सामने आए हैं। ये ड्रोन फुटेज है जो संभल पुलिस की तरफ से जारी किया गया है। देखिए कैसे अचानक से भीड़ जुटनी शुरू हो गई। अचानक से भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। सामने पुलिस वाले थे जिनके ऊपर भीड़ पत्थर बरसा रही थी। उसी वक्त बाइक और गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू हो गई। सैकड़ों की संख्या में दंगाई थे जिन्होंने चेहरे पर नकाब लगा रखे थे। भीड़ लगातार पत्थरबाजी करती रही। कार को तो बहुत बुरी तरह से तोड़ा गया। सामने पुलिस भी दिख रही है। गली के एक कोने पर और दूसरे कोने पर यह भीड़ थी। दंगाई पूरी तैयारी के साथ आए थे। हर किसी ने चेहरे पर रुमाल बांधा हुआ था ताकि उनका चेहरा ड्रोन की पकड़ में ना आ पाए। कभी मस्जिद के पास से धुआं उठता भी दिख रहा है। लगातार दंगाइयों को रोकने के लिए अनाउंसमेंट भी हो रहे थे, जिसमें यह कहा जा रहा है कि सारे लोग घर चले जाएं, सर्वे का काम पूरा हो चुका है। मेरी तमाम मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है और सर्वे टीम जो है वो बाकी जा रही है और बहुत खूबसूरती के साथ हमारा मतलब ये सर्वे हो गया है। आप किसी तरह की परेशानी मत हो, आप अपने अपने घर चले आओ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते। मैं बहुत गुजारिश करता हूँ आप लोगों से, अल्लाह के रास्ते घर चले आओ। सोचिए, ऐसे दंगाइयों को बचाने की समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पुलिस के ऊपर भीड़ हावी है। पुलिस तो दिख ही नहीं रही, पूरी लॉलेसनेस दिख रही है। अभी भी हालात सामान्य नहीं हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी संभल जाकर इसका सियासी फायदा लेना चाहती है। दंगाइयों को बचाने के लिए पुलिस पर किस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये आप खुद सुनिए। आप इनके कार्यकलापों को बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं। जब ये गोली चलाने की बात करते हैं तो सरकारी बंदूक से गोली कम चलाते हैं। प्राइवेट हमने अपने आंख से देखा है, कई लोग अपने प्राइवेट असलहे जो रखते हैं वो भी लेके पुलिस वाले चलते हैं, इसलिए उसका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उसमें ये फंस जाएंगे। सरकारी गोली बरामद हो जाएगी, सरकारी बंदूक बरामद हो जाएगी, पता चल जाएगा तो इसमें सीधे मुलजिम बन जाएंगे। अगर इस तरह से अन्य उससे होता है, और आप जानते हो थानों में तमाम प्रकार के कट्टे असलहे रखे रहते हैं, कब ये प्रयोग कर लें क्या ठिकाना है। कि इनके यहाँ जो कट्टे वगैरह बरामद होते हैं इनके मालखाने में रखे जाते हैं, जब कभी इन्हें जरूरत होती होगी उसका प्रयोग करते हैं। आप बताएं, दोनों 4 लड़के मारे गए और चारों एक दूसरे को मारेंगे, ये संभव है? ये पुलिस जो है अपने बचाव में ये बयान दे रही है, पुलिस अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकती है। आपने देखा होगा जिस प्रकार से लोगों ने पथराव किया, उपद्रव किया, पुलिस पर भी पथराव उपद्रव किया, पुलिस के पैरों में भी गोलियां लगी हैं, कई लोग पुलिस के भी लोग घायल हुए हैं, अधिकारी घायल हुए हैं। तो अब जानबूझ के कोई अपने पैरों में तो गोली मारेगा नहीं, अपने ऊपर कोई फायरिंग कराएगा नहीं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जिस प्रकार के जिन असलों का इस्तेमाल किया गया, सामान्यतः पुलिस वो नहीं रखती अपने पास। सरकार की ओर से मजिस्ट्रेट जांच की घोषणा की गई है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, और वो जांच में सारी चीजें साफ हो जाएंगी। सांसद का और जो विधायक है वहाँ के, उनके लड़के का नाम इसमें आया है, और भड़काने में, लोगों को उकसाने में, लोगों को पूरा घटनाक्रम के पीछे
निश्चित रूप से अगर आप जाएंगे तो उन दोनों परिवारों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और वर्चस्व का ही परिणाम है।